अगर किसी भी बीमारी पर नियंत्रण पाना है तो उसके लिए जरूरी है कि उस बीमारी के लिए जिम्मेदार कारकों की ठीक पहचान की जाए और फिर अपनी योजनाओं को उन कारकों पर लक्षित किया जाए। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है जिसके अंतर्गत उसने रिवर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार ब्लैक फ्लाई के प्रजातियों की डीएनए बारकोडिंग करके उनकी पहचान को स्थापित करने की कोशिश की है, जिससे भविष्य में रिवर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार इन प्रजातियों पर नियंत्रण स्थापित करना संभव हो सकता है। क्या है यह अध्ययन, चलिए जानते हैं इन फोकस के प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम खबर को विस्तार से जानेंगे, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अध्ययन किया है उसके मुख्य निष्कर्षों को जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिवर ब्लाइंडनेस, जिसको आप ओंकोसर्काइसिस के नाम से भी जानते हैं, उसके वाहक ब्लैक फ्लाई पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। यानी जो रिवर ब्लाइंडनेस बीमारी है ये किस कृमि के कारण होती है, जिस वोर्म के, इसके लिए जिम्मेदार एक वोर्म है, एक कृमि है। जिस कृमि को आप किस नाम से जानते हैं, वो भी इसी नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं ओंकोसर्का वोल्यूलस। ओंकोसर्का वोल्यूलस के नाम से उसको जाना जाता है और ये बीमारी होती है रिवर ब्लाइंडनेस, जिसको ओंकोसर्काइसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बीमारी को फैलाने में मुख्य रूप से एक मक्खी जिम्मेदार है जिसको हम ब्लैक फ्लाई के नाम से जानते हैं और इसके वैज्ञानिक नाम से भी इसको जाना जाता है जिसको हम सिमुलाइडे के नाम से जानते हैं। सिमुलाइडे किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से, सिमुलाइडे, LIIDAE। इसको सिमुलाइड डे के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं और सिमुलाइड डाई के नाम से भी संबोधित आप कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण वाहक है ब्लैक फ्लाई वॉर्म का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उस वॉर्म को, उस कृमि को ओंकोसर्का वोल्वुलस के नाम से जानते हैं और उससे एक बीमारी होती है ओंकोसर्काइसिस, जिसको सामान्य तौर से रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने है उसने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है और सिमुलिडे यानी ब्लैक फ्लाई की 4 प्रजातियों पर यह मुख्य रूप से अनुसंधान उनका केंद्रित है। कौन सी 4 प्रजाति हैं? एक है सिमुलियम डेंटेटम, एक है सिमुलियम डिजिटेटम, तीसरी है सिमुलियम प्रेलार्गम और चौथी है सिमुलियम सिनाइल। तो 4 प्रजातियों पर यह अध्ययन हुआ है और मध्य हिमालय क्षेत्र के 8 स्थानों से, विशेष रूप से आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के 2 महत्वपूर्ण जिले कालिम्पोंग और दार्जिलिंग के आसपास इन ब्लैक फ्लाई की 4 प्रजातियों को एकत्रित किया गया था और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनकी एक प्रकार से पहचान को स्थापित करने की कोशिश की है। इन प्रजातियों की पहचान के लिए डीएनए बारकोडिंग का प्रयोग किया गया है। डीएनए बारकोडिंग को आप किस तरह से समझेंगे, जैसे आप बाजार में जाते हैं और किसी भी प्रोडक्ट की पहचान को स्थापित करने के लिए आप उसके बारकोड को स्कैन करते हैं। इस प्रकार का बारकोड आपको दिखाई देगा और प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए आप इस बारकोड को स्कैन करते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रजाति का अपना एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, डीएनए सीक्वेंस होता है। तो अगर आप उस डीएनए सीक्वेंस को एक बारकोड में तब्दील कर दें तो आप किसी भी प्रजाति की ठीक ठीक पहचान स्थापित कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हर प्रजाति का अपना एक विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस होता है। आप इसको अगर एक बारकोड देते हैं तो प्रजातियों की ठीक तरीके से पहचान स्थापित हो जाएगी। जो सिमुलिडे है या सिमुलाइडे है, जिसको हम ब्लैक फ्लाई के नाम से जानते हैं, इसकी कथित तौर पर अभी तक जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है उसकी 2424 प्रजातियां पाई जाती हैं और इन 2424 प्रजातियों में से केवल 27 प्रजाति ऐसी हैं जो उस कृमि की वाहक हैं, उस वॉर्म की वाहक हैं जिससे रिवर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होती है। और ये रिवर ब्लाइंडनेस अंधेपन के लिए दूसरे स्तर पर जिम्मेदार है, यानी सबसे ज्यादा ट्रैकोमा के कारण अंधेपन के शिकार होते हैं लोग और दूसरे नंबर पर रिवर ब्लाइंडनेस के कारण जिम्मेदार होते हैं, जो कि एक कृमि के कारण होता है, एक वॉर्म के कारण होता है और जिसका मुख्य वाहक है ब्लैक फ्लाई। इसलिए अगर हम ब्लैक फ्लाई की ठीक तरीके से पहचान स्थापित कर लें तो हम रिवर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और इसकी पहचान स्थापित करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक बहुत छोटी मक्खी होती है और आसानी से दिखाई भी नहीं देती है, ये दिखाई ही नहीं देती है और इसलिए इसकी पहचान को स्थापित करना और इस पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी हो जाते हैं। और इसके लिए, इसकी पहचान को स्थापित करने के लिए डीएनए बारकोडिंग का प्रयोग किया गया है। ब्लैक फ्लाई के पैरों से डीएनए निकाला गया और उन प्रजातियों में अंतर करने में सहायता करता है जो बाह्य रूप से समान दिखाई देती है। जैसा आपको बताया कि 2424 प्रजातियां हैं, लेकिन केवल 27 प्रजातियां ऐसी हैं
जो कि उस कृमि की वाहक हैं उसको कैरी करती हैं, जो कि रिवर ब्लाइंडनेस बीमारी को पैदा करता है। इसलिए बाहर से समान रूप से दिखाई देने वाली प्रजातियों में एक अंतर करना जरूरी है, क्योंकि बाहरी रूप से रूपात्मक रूप से उनमें अंतर करना कठिन हो जाता है और इसलिए इनकी बारकोडिंग करनी बेहद आवश्यक है। ये जो पूरा अध्ययन है ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिस जर्नल का नाम है वेक्टर बोर्न एंड जूनोटिक डिजीज। तो वेक्टर बोर्न एंड जूनोटिक डिजीज नामक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में ये अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसके माध्यम से अध्ययन हमारे सामने आता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो पूरा अध्ययन है ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रिवर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है ये एक किस प्रकार की बीमारी है, परजीवी कृमि से होती है, जिसका नाम है ओंकोसर्का वोल्वुलस। अभी आपको बताया गया था। तो ये परजीवी जो पैरासाइट है, पैरासाइट वोम है, इसका नाम है ओंकोसर्का वोल्वुलस के कारण होता है रिवर ब्लाइंडनेस, जो संक्रमित ब्लैक फ्लाई द्वारा फैलता है। अगर कोई भी ब्लैक फ्लाई है संक्रमित है तो उसके कारण ये फैल जाता है। विश्व स्तर पर संक्रमण जनित अंधेपन का ये दूसरा प्रमुख कारण है, यानी संक्रमण से होने वाला अंधेपन के लिए दूसरे स्तर पर जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा संख्या में दूसरे स्तर पर इससे अंधेपन के लोग शिकार होते हैं और पहले नंबर पर क्या है, ट्रैकोमा के कारण अंधेपन से लोग शिकार हो जाते हैं। ब्लैक फ्लाई प्रजातियों की सटीक पहचान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रिवर ब्लाइंडनेस बीमारी का ठीक से प्रबंधन करना है तो उसके लिए जरूरी है कि ब्लैक फ्लाई की ठीक से पहचान की जा सके, तभी इनका प्रबंधन हो सकेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना यह है कि रिवर ब्लाइंडनेस को सबसे अधिक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग माना जाना चाहिए, ट्रॉपिकल डिजीज माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारकों पर ठीक तरीके से किसी ने एक प्रकार से जोर ही नहीं दिया है, इसके कारकों की ठीक तरीके से पहचान करने की कोशिश ही नहीं की है, जिसके कारण ये जो रोग है रिवर ब्लाइंडनेस ये कहीं ना कहीं उपेक्षित है और इसके संदर्भ में, इसको रोकने के संदर्भ में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रोगवाहक प्रजातियों की उपस्थिति के कारण खतरा है। यानी आप जानते हैं कि जो दार्जिलिंग है, जो कालिम्पोंग है, जो कि काफी पर्यटक आकर्षक स्थल है, वहां पर न केवल स्थानीय लोगों को रिवर ब्लाइंडनेस से खतरा है इस ब्लैक फ्लाई की वजह से, बल्कि पर्यटकों को भी इसके कारण खतरा है। और ब्लैक फ्लाई प्रजातियों का बेहतर ढंग से समझने के लिए, इस पर बेहतर तरीके से नियंत्रण स्थापित करने के लिए, रणनीतियां विकसित करने के लिए, इसको लक्षित करने के लिए इसकी पहचान स्थापित करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वेक्टर की यानी ब्लैक फ्लाई की पहचान स्थापित करने में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, चुनौतियों को समझ लेते हैं। ब्लैक फ्लाई बहुत छोटी होती है जैसा कि आपको बताया, और काटते समय अक्सर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, ये ठीक से दिखाई भी नहीं देती है। ब्लैक फ्लाई को सिमुलाइडे के नाम से भी जाना जाता है, और सिमुलाइडे परिवार की कई प्रजातियां बाह्य रूप से एक जैसी होती है, जैसा कि अभी आपको बताया कि सिमुलाइडे परिवार की लगभग 2424 प्रजातियां हैं, जिसमें से केवल 27 ही ऐसी हैं जो कि रिवर ब्लाइंडनेस बीमारी को जन्म देने वाले जो एक कृमि है उसकी वाहक होती हैं। इसलिए बाह्य रूप से अगर इनको बाहरी तौर से देखेंगे तो ये एक जैसी दिखाई देते हैं और इसलिए इनकी पहचान करना कठिन हो जाती है। पारंपरिक जो पहचान विधियां हैं वो सामान्य तौर से ज्यादा समय लेती हैं और कभी कभी गलत पहचान को भी स्थापित करती है, क्योंकि अंतर इनमें बेहद कम होता है। रूपात्मक अंतर तो करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डीएनए बारकोडिंग एक तरीका है जिसके माध्यम से ब्लैक फ्लाई की पहचान को स्थापित किया जा सकता है, और इनमें बाह्य स्तर पर भले ही रूपात्मक रूप से ये एक तरह की दिखाई दे, उसके अंतर को स्थापित करके अधिक विश्वसनीय तरीके से, अधिक तेज तरीके से, तीव्र तरीके से इन पर नियंत्रण करना और इनको प्रबंधित करना आसान हो जाता है। और इन पर नियंत्रण और प्रबंधन का सीधा सा मतलब है कि हम ब्लाइंडनेस, जो रिवर ब्लाइंडनेस बीमारी है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, जो कि विश्व भर में अंधेपन के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारक है। वैश्विक सूची के अनुसार आपको बताया 2424 सिमुलाइडे प्रजातियां हैं, लेकिन 27 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो कि ओंकोसर्का वोल्वुलस के ज्ञात वाहक हैं, और इसलिए इनकी पहचान करना बारकोडिंग के माध्यम से जरूरी है ताकि हम इस बीमारी पर नियंत्रण स्थापित कर सके। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है
कि दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है और अपग्रेड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जिससे आपकी दृष्टि आईएएस का जो आपका आईएएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स है, आईएएस जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स, उसकी तैयारी को आप अपना बल प्रदान कर सकते हैं। कैसे बल प्रदान करेंगे कि जो अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप है उसके 3 महत्वपूर्ण एआई फीचर हैं। एक है एआई समरी। आपके लेक्चर्स बहुत लंबे होते हैं जिससे रिवाइज करना आपको मुश्किल होता है। अब आप अपने लंबे लंबे लेक्चर्स को बिंदु फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं एआई फीचर के माध्यम से और तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। एक है कि अगर आप लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर के साथ साथ ही जो लेक्चर चल रहा है उससे संबंधित आपसे प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं और उन प्रश्नों को हल करने के आधार पर आप ठीक ठीक से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि कोई लेक्चर आपको समझ में आया है या नहीं आया है और कहां पर आपको उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसको हम एआई क्विज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर लेक्चर में आपको कहीं अपनी किसी दुविधा का, संशय का समाधान करना है तो रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा भी है जिसको हम कहते हैं आस्क मी अ क्वेश्चन। मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं, तुरंत आपको उसका उत्तर मिलेगा और अपने लेक्चर को और ज्यादा समृद्ध बना सकते हैं, अपनी समझ को और ज्यादा समृद्ध बना सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी आईएएस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है? काली मक्खियों या ब्लैक फ्लाइज के द्वारा किस बीमारी का फैलाव होता है? आपके सामने ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू, रिवर ब्लाइंडनेस या मलेरिया। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।